एक खंडहर नुमा बिल्डिंग में एक लड़की ऊपर की तरफ बनी हुई सीढ़ियों पर चढ़ी जा रही है। शायद उस बिल्डिंग की सीढ़ियों का अंत नरक पर जाकर होता था। तभी एक दरवाजे के सामने पहुंचते ही द्वार से एक हाथ निकलता है और उस लड़की को अंदर की ओर खींच लेता है। तभी एक आवाज गूंजती है, वेलकम टू हेल। और नताशा की नींद एक भयानक सपने के साथ खुल जाती है। सुबह के 6 बज चुके हैं। आज सेंसर बोर्ड की ऑफिस में ज्वाइनिंग का पहला दिन है। नताशा वो तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलती है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड में नताशा की ज्वाइनिंग का आज पहला दिन था। लिफ्ट किसी वजह से गड़बड़ थी, जिसके चलते उसे अपने ऑफिस तक, जो कि 6 फ्लोर पर था, पैदल ही चढ़े कर जाना था। नताशा ने अभी 4 फ्लोर ही चढ़े होंगे कि तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे कोई उसे दीदी नाम से बुला रहा है। मगर जैसे ही नताशा पलट कर देखती है, पीछे कोई दिखाई नहीं देता है। और तभी बिल्डिंग के 8वें फ्लोर से कोई चीज बेहद रफ्तार के साथ, धड़ाम की आवाज के साथ ग्राउंड फ्लोर पर जाकर गिरती है। नताशा सीढ़ियों से नीचे झांकती है, मगर कुछ दिखाई नहीं देता है। वो इस घटना को सीरियस नहीं लेती है। अभी उसकी बहन दिव्या की मौत हुए ज्यादा दिन नहीं हुए थे। वो इसे मन का वहम समझकर अनदेखा कर देती है और अपने ऑफिस में चली जाती है। दोपहर का वक्त नताशा अपने केबिन में अकेली कुछ फिल्मों की काट छांट का मुआयना कर रही है कि तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और कमरे में रखे पन्ने हवा में उड़ने लगते हैं और कुछ पन्ने कांच की खिड़की पर जाकर चिपक जाते हैं। नताशा पन्ने इकट्ठे करने के लिए जैसे ही खिड़की के पास जाती है, खिड़की के कांच पर एक जख्मी लड़की तड़पती हुई हाथ मारती है, जिसे देखकर नताशा डर जाती है। वो घायल लड़की नताशा से कुछ कहना चाहती है, मगर नताशा इतना डरी हुई रहती है कि वह चीख पड़ती है। तभी वॉचमैन दरवाज़ा खोलता है, पूछता है, क्या हुआ मेम साहब, आप ठीक तो है ना? नताशा कहती है, आई एम ओके, और वॉचमैन वहाँ से चला जाता है। शाम का वक्त है, आसमान का मिजाज कुछ ठीक नहीं है। लगता है जोरों की बारिश होने वाली है। जनरल मीटिंग में कुछ फिल्म्स और सीरियल्स के सीन कट करने के बाद कुछ की फाइनल एडिटिंग अभी बाकी थी कि तभी जाने माने प्रोड्यूसर खन्ना क्रिएशंस के असिस्टेंट का फ़ोन आ जाता है। नताशा फ़ोन उठाती है तो वह शख्स बोलता है, मैं खन्ना साहब का असिस्टेंट बोल रहा हूँ। सर ने पिछले फ्राइडे की पेज 3 की पार्टी में आपका काफ़ी वेट किया, मगर आप नहीं आए। नताशा ने जवाब दिया, मुझे पार्टीज में जाना पसंद नहीं है। उधर से जवाब आया, मैडम, वो खन्ना क्रिएशंस की जो फिल्म है, ज़रा आराम से एडिट कीजिए। अब आप तो अच्छी तरह से जानती है कि मार्केट में जो बिकता है वही हम बनाते हैं। नताशा कहती है, देखिए मिस्टर बोर्ड ONF डायरेक्टर्स का निर्णय होगा, वही सर्वमान्य होगा, और आप ज़्यादा चापलूसी बताने की कोशिश न करें। सामने से जवाब आता है, मैडम, इसमें नाराज होने की क्या बात है, कुछ ले देकर एडिटिंग रुकवा दीजिए। नताशा कहती है, आप बहुत बदतमीज किस्म के आदमी हैं। लगता है मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, और फोन कट हो जाता है। नताशा कुछ मूवीज की कॉपी कलेक्ट कर रही थी कि उसे हाल ही में रिलीज हुई एक फिल्म की कॉपी मिल जाती है। वो उसे भी अपने पेन ड्राइव में लेती है और ऑफिस से चली जाती है। दीवार पर लगी टीवी पर एक फिल्म चल रही है। नताशा कुर्सी पर बैठी है। सामने टी टेबल पर विस्की का ग्लास अभी भी आधा भरा हुआ था। तभी रसोई से आवाज आती है, मैं जाती है मेम साहिब, कल सुबह को आएगी। आप अपना ख्याल रखना, खाना रख दिया है, और खाना खा लेना, कल की तरह भूखे मत सो जाना। रजामंदी में नताशा सर हिलाती है और आप भी न शांताताई कहती हुई विस्की का एक घूंट पीती है, और न जाने कब उसकी आंख लग जाती है। फिर अचानक रूम की लाइट्स लपलुप होने लगती है। टीवी पर चल रही फिल्म झिलमिलाने लग जाती है। तभी नताशा की आंख खुलती है। सामने टीवी स्क्रीन पर जो चल रहा है वो देखकर हैरान रह जाती है। एक लड़की सीढ़ियों से सेंसर बोर्ड के 7वें माले के पास खड़ी होकर शराब पी रही है कि अचानक वो लड़की 7वें माले से सीधे ग्राउंड फ्लोर पर धड़ाम से गिर जाती है। तभी नताशा के मुंह से एक नाम दिव्या का निकल पड़ता है और नताशा रो पड़ती है। स्क्रीन पर दिखने वाली लड़की कोई और नहीं, नताशा की छोटी बहन दिव्या थी। बेहद प्यार था दोनों बहनों में। दिव्या नताशा से 4 साल छोटी थी।
दोनों लखनऊ में पले बड़े थे और वहीं शिक्षा दीक्षा ग्रहण किए थे। नताशा फाइन आर्ट से थी। उसकी मुंबई के एक प्रोडक्शन हाउस में एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर की जॉब लग गई और नताशा मुंबई में रहने लगी। दिव्या को एक्टिंग का बहुत शौक था। उसने थिएटर ज्वाइन किया हुआ था। काफ़ी मजी हुई कलाकार थी वो। नताशा के प्रोडक्शन हाउस में उन दिनों सीरियल की कास्टिंग चल रही थी। नताशा ने दिव्या को मुंबई बुला लिया। दिव्या ने भी ऑडिशन दिया और वो सेलेक्ट हो गई। उन दिनों गिने चुने ही चैनल्स हुआ करते थे। दिव्या काफ़ी टैलेंटेड थी। धीरे धीरे वो दूसरे सीरियल्स में आती गई। इसी तरह मेहनत और लगन के दम पर एक दिन वो भी वक्त आ गया जब दिव्या फिल्म में एंट्री कर गई। अब वो बड़ी स्टार बन चुकी थी। बड़ी बड़ी पेज 3 की पार्टी में जाना, बड़े बड़े लोगों से मेल जोल बढ़ाना उसका शौक बन गया था। वहीं कॉरपोरेट सेक्टर में कुछ ऐसी उथल पुथल मच रही थी कि जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। दिव्या के स्टारडम की वजह से कई बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स को अपने बेटे बेटियों को लॉन्च करने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था, जिसके चलते दिव्या पर प्रेशर बनाया जा रहा था कि वो अब खुद कैरेक्टर और उसके हाथ से कई बड़े बैनर की फिल्में भी छीन ली गई थी। नताशा इन सब गतिविधियों से भली भांति अवगत थी। बात उन दिनों की है जब एक सेमिनार के लिए नताशा को लंदन जाना पड़ गया और लंदन एक्सप्रेस न्यूज़ में नताशा को दिव्या को मौत की खबर छपी मिलती है, जिसकी हेडलाइंस में लिखा था, मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री दिव्या ने की बहुमंजिला इमारत से कूदकर आत्महत्या। इस खबर को PRH कर नताशा सन्न रह जाती है। खन्ना क्रिएशन के ऑफिस का वो रूम जो कास्टिंग काउच के लिए मशहूर था, रात के 12 बजे चुके थे। घर से बार बार बीवी का फोन आ रहा है था, मगर JK खन्ना को फोन रिसीव करने का वक्त ही नहीं था। खन्ना साहब फ्लैट में अकेले ही बचे थे, शायद बहुत ज्यादा टेंशन में थे। अगले शुक्रवार उनकी मूवी का प्रीमियर है जो कि अभी सेंसर बोर्ड में अटकी है। उनके चहेते नेता बत्रा साहेब भी अब मंत्री पद पर नहीं रहे। वो रहते तो कुछ ले देकर उनकी फिल्म सेंसर की कांट छांट से बच जाती, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। और खास बात यह थी कि इस फिल्म में उन्होंने अपने बेटे को लॉन्च किया था, जिससे एक्टिंग की ABCD भी नहीं आती थी। खैर, खन्ना कुर्सी पर बैठा कुछ सोच ही रहा था कि तभी रूम का दरवाज़ा खुलता है। खन्ना शराब के नशे में बिना कुछ देखे ही बोल पड़ता है, डोंट डिस्टर्ब मी, और दरवाज़ा धड़ाम से बंद हो जाता है। तभी रूम की लाइट लपलुप होने लगती है। खन्ना घबराता है। वो वॉचमैन को आवाज़ लगाता है, मगर उसकी आवाज़ वहाँ कोई सुनने वाला था ही नहीं। अचानक खन्ना जैसे पलटता है। सामने खून से लथपथ सफ़ेद साड़ी में दिव्या को देखकर डर जाता है। वो दिव्या से बोलता है, तुम नहीं, तुम तो मर चुकी थी। मगर दिव्या कोई जवाब नहीं देती है। वो खन्ना की गर्दन पकड़कर सीलिंग की ऊंचाई तक उठा देती है और सामने दीवार पर लगी टीवी पर पटक देती है, जिससे टीवी का स्क्रीन चकनाचूर हो जाता है और खन्ना का जिस्म लहूलुहान हो जाता है। खन्ना हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगता है, मगर दिव्या कुछ नहीं सुनती है। इस बार वो उसे खिड़की की तरफ फेंकती है और खिड़की का कांच टूट जाता है, जिससे खन्ना का शरीर सीधा आकर गार्डन की ज़मीन पर गिरता है। बिल्डिंग में हड़कंप मच जाता है। पुलिस आती है, पंचनामा करती है। नताशा सुबह जब न्यूज़ चैनल्स में खन्ना की मौत की खबर पढ़ती है तो हैरान रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता है खन्ना जैसा कमीना प्रोड्यूसर इतनी आसानी से आत्महत्या भी कर सकता है। खैर, दिन गुजरते हैं। वर्मा फिल्म एंडस कंबाइंस की एक फिल्म पर किसी राइटर ने कॉपीराइट एक्ट के तहत केस ठोंक रखा था। चूंकि वो राइटर बहुत बड़ा नहीं था, इसलिए वर्मा ने तो पहले उसे कुछ ले देकर चुप होने को कहा। जब बात नहीं बनी तो अपने वकील के माध्यम से उसका केस ही खारिज करवा दिया। अब वो बेधड़क अपनी फिल्म से कमाई कर रहा था। ये बात नताशा को पता थी, मगर वो चाहकर भी कुछ कर नहीं सकती थी। उसने फिल्म को रोकने के लिए बोर्ड ONF डायरेक्टर्स की मीटिंग भी ली, मगर किसी ने उसका साथ नहीं दिया और नताशा अकेली चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। ऑफिस का काम खत्म कर वर्मा का फार्म हाउस जाने का प्लान था। वो अकेला ही जुहू से वसई के लिए रवाना होता है। शाम ढल चुकी है। कार में धीमा धीमा ENFM का साउंड बज रहा है। अंधेरा होने वाला है।
तभी सामने से आ रहे ट्रक की लाइट वर्मा की कार पर पड़ती है। सामने वाले मिरर में पिछली सीट पर बैठी खून से लथपथ दिव्या दिखाई देती है। वर्मा डर जाता है। वो कार को और तेज भगाता है। तभी दिव्या पिछली सीट से बाजू वाली अगली सीट पर आ जाती है, जिससे वर्मा के पसीने छूट जाते हैं और हड़बड़ाहट में वर्मा की कार एक डिवाइडर से टकरा जाती है और कार जलकर राख हो जाती है। इधर न्यूज़ चैनल्स में हादसे में हुए वर्मा फिल्म्स के प्रोड्यूसर की मौत की खबर चलने लगती है। न्यूज़ देखकर नताशा को आश्चर्य होता है। वो कहती है, आई कांट बिलीव इट। ये कैसे हो सकता है? इतना कमीना इंसान इतनी आसानी से कैसे मर सकता है? नताशा गहरी नींद में सो रही है, मगर आज फिर वही सपना दिखाई देता है। एक खंडहर नुमा बिल्डिंग में एक लड़की ऊपर की तरफ बनी हुई सीढ़ियों पर चढ़ी जा रही है। शायद उस बिल्डिंग की सीढ़ियों का अंत नरक पर जाकर होता था। तभी एक दरवाजे के सामने पहुंचते ही द्वार से एक हाथ निकलता है और उस लड़की को अंदर की ओर खींच लेता है। तभी एक आवाज़ गूंजती है, वेलकम टू हेल। और आज नताशा की नींद नहीं खुलती है, बल्कि उस हेल वाले फ्लोर पर चल रही बॉलीवुड की आलीशान पार्टी तक पहुंच जाती है, जहां नशे में डूबे फिल्मी सितारे, पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े बिजनेसमैन, पुलिस अधिकारी और कॉरपोरेट जगत की जानी मानी हस्तियां शामिल थीं। कई नए तरह के नशे की लॉन्चिंग के लिए टीनेजर मॉडल्स को भी इनवाइट किया गया था। इन्हीं पार्टीज के बीच आगे चलते चलते नताशा को एक ऐसा कमरा दिखाई देता है जहां रेड लाइट्स में कुछ जाने माने प्रोड्यूसर्स खन्ना, वर्मा, कपूर और खान ब्रदर्स और कॉरपोरेट्स जगत की जाने मानी हस्तियों के बीच कुछ ज़रूरी बात पर बहस चल रही थी। वहाँ दिव्या भी मौजूद थी। सभी दिव्या को समझाने की कोशिश कर रहे थे, मगर दिव्या उनकी बात मानने को तैयार नहीं थी। पार्टी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। हाल से लगभग सभी लोग जा चुके थे। मीटिंग रूम से भी एक एक करके लोग निकल रहे थे। दिव्या भी नशे में चूर लड़खड़ाती हुई रूम से बाहर निकल रही थी, मगर लिफ्ट को वापस आने में लेट होने की वजह से वो थोड़ा सीढ़ियों के पास रुक जाती है। वो सीढ़ियों से नीचे की तरफ झांकती है, कुछ भद्दी भद्दी गालियां देती है। तभी पीछे से एक शख्स दिव्या को सीढ़ियों से सीधा नीचे फेंक देता है और एक भयानक चीख के साथ नताशा की नींद खुल जाती है। नताशा पसीने से लथपथ हो जाती है। इस सपने के बाद नताशा निश्चय करती है वो अपनी बहन को इंसाफ दिलाकर रहेगी। वो उस पार्टी के रियल फुटेज ढूंढने के लिए मीडिया पर जोर बनाती है। अंततः काफी प्रयासों के बाद फुटेज मिल भी जाती है। नताशा अपनी बहन दिव्या मर्डर केस को रीओपन करवाती है, मगर कोर्ट में वीडियो फुटेज से कुछ खास साबित नहीं हो पाता है और अंततः सभी आरोपी बाइज्जत बरी हो जाते हैं। इस घटना से नताशा अंदर तक टूट जाती है। एक शाम टेरेस पर बैठी कुछ सोच रही थी कि अचानक उसकी नज़र टीवी पर चल रहे म्यूजिक चैनल के एक ऐड पर पड़ती है, जिसमें उसे दिव्या का फ्रेंड रणविजय दिखाई देता है, जिसकी एक बहुत बड़े बजट की फिल्म आने वाली है। नताशा को लगता है ये लड़का दिव्या के साथ लखनऊ के थिएटर में काम करता था। अचानक ये इतनी बड़ी फिल्म कैसे पा गया? वो रणविजय की फेसबुक प्रोफाइल खंगालती है, जिसमें दिव्या के साथ उसके फुटेज मिलते हैं। उसे शक होता है हो दिव्या की मौत में रणविजय का हाथ है। वो रणविजय को व्हाट्सएप में कॉन्ग्रेट्स करती है और अगले दिन उसको अपनी ऑफिस में बुलाती है। रणविजय तो पहले मिलने में आनाकानी करता है, मगर जब नताशा कहती है कि तुम्हारी फिल्म की रिलीजिंग में कुछ अड़चन है, तब वो नताशा से मीटिंग के लिए तैयार हो जाता है। सामने रणविजय कुर्सी पर सर झुकाए बैठा है। नताशा एक बार फिर उसे मुबारकबाद देती है और कहती, इतनी आसानी से तुम कपूर एंड ग्रैंडसन्स की मूवी पा गए। बड़ा इम्पॉसिबल है। जो तुम्हारे बैकअप के बारे में जानता है उसे तो आश्चर्य होगा ही। रणविजय कुछ नहीं बोलता है। तुम लखनऊ में दिव्या के साथ ही थिएटर में काम करते थे ना? तुम शुरू से दिव्या के बहुत क्लोज थे। मुझे पता है दिव्या अब इस दुनिया में नहीं है। क्या जानते हो तुम दिव्या की मौत के बारे में? रणविजय कहता है, मेरा दिव्या से कोई लेना देना नहीं था, हम सिर्फ अच्छे दोस्त थे। नताशा कहती है, देखो रणविजय, मुझे पता है उस रात पार्टी में दिव्या के साथ तुम भी थे जिस रात दिव्या की मौत हुई। रणविजय कहता है, हाँ था,
मगर मैं तो पहले ही चला आया था। नताशा कहती है, झूठ मत बोलो रणविजय, तुम पहले नहीं चले आए, तुम्हें रोका गया था। तुम छुपे हुए थे उस रूम में जहां दिव्या ने तुम्हारी प्रोड्यूसर्स के साथ मीटिंग करवाई थी। क्या हुआ था उस मीटिंग में, मुझे सच सच बताओ। रणविजय एक कुटिल मुस्कान हंसते हुए अपनी कुर्सी से उठता है और एक कमीनेपन वाली हंसी के साथ कहता है, क्या कर लोगे तुम? हाँ, प्रोड्यूसर्स के साथ मैंने मिलकर मारा था दिव्या को। कॉर्पोरेट जगत के लिए आंख की किरकिरी बन गई थी। उसके भाव सातवें आसमान पर थे। बहुतों का कैरियर चौपट कर रखी थी। तुम्हारी बहन मर गई ना, अब सब शांत हो गया। क्या सबूत है तुम्हारे पास? क्या बिगाड़ लोगी तुम? कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जो चाहते हैं वो करते हैं, किसी का कैरियर बनाना, बिगाड़ना इनके लिए 2 मिनट का काम है। बहुत छोटे लोग हो तुम सब, तुम्हें भी दिव्या के पास जाना होगा। नताशा, तुम बहुत कुछ जान चुकी हो जो तुम्हें नहीं जानना चाहिए था। और जेब में रखे रिवॉल्वर वो नताशा की कनपटी में तान देता है। तभी रूम की खिड़कियां एक भयानक झोंके के साथ अपने आप खुल जाती हैं और सामने दिखती है दिव्या की वो भटकती रूह जो बरसों से अपने गुनहगारों को तलाश रही थी। दिव्या को वहां पर देख रणविजय डर से कांप जाता है। दिव्या रणविजय की रिवॉल्वर उसकी ही कनपटी में तान देती है और ट्रिगर दबते ही गोली रणविजय के भेजे को चीरती हुई खिड़की से बाहर चली जाती है। इसके बाद धड़ाम से रणविजय का शरीर फर्श पर गिर जाता है। लोग आते हैं, पुलिस बुलाई जाती है, पंचनामा होता है और दूसरे दिन अखबार में छपता है, उभरते हुए कलाकार रणविजय ने खुद को मारी गोली। आखिर क्या कारण था कि रणविजय ने की आत्महत्या? कुछ दिनों तक हर न्यूज़ चैनल्स की सुर्खियों में रणविजय की मौत की खबर चलती है और सब फिर पहले जैसा ही हो जाता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्द ही मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।